दोस्तों शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। ये नए साल का पहला वीडियो है, इसलिए मैं इसमें आपके बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ। मेरे हिसाब से 3 समस्याएँ हैं जो हर व्यक्ति को होती है, जिसकी वजह से उसकी क्षमता जो है वो कम हो जाती है, उसकी काबिलियत जो है वो कम हो जाती है और उस व्यक्ति का जो कैपेसिटी है कुछ बनाने का, वो काफ़ी कम हो जाता है। ये 3 प्रॉब्लम बताने के बाद मैं आपको उसके लिए सॉल्यूशन बताऊंगा और उम्मीद है कि ये सब इस्तेमाल करते हुए आपका 2024 अच्छा गुजरेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मैं आज का वीडियो में 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाला था और उसके लिए सॉल्यूशन देने वाला था। सबसे पहला प्रॉब्लम है जिसे इंग्लिश में कहते हैं डार्क क्लाउड ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड एप्रीहेंशंस। इसका मतलब है कि आपके सर के ऊपर एक काला बादल छाया हुआ है और वो काला बादल जो है वो आपको हमेशा याद दिलाता है कि आपने किसी को कोई वादा किया था, आपको कोई चीज़ें किसी को देने थे या कोई काम ख़त्म करने थे, लेकिन आपको याद नहीं रहता है कि ये कौन सी चीज़ है। लेकिन आपके मन में हमेशा यही रहता है कि कोई ना कोई आके मुझसे कुछ ना कुछ पूछने वाला है और उसकी वजह से आपको टेंशन होती है। तो इसको डार्क क्लाउड ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड एप्रीहेंशन कहते हैं। और ये इसके बारे में मैं ये बात करूँगा कि ये कैसे एक्यूमुलेट होता है। और दूसरा प्रॉब्लम होता है कि आप उन चीज़ों के बारे में फ़िक्र करते हो जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं। ये दूसरा प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी आपको मैं डिस्क्राइब करके बताऊंगा। और तीसरा प्रॉब्लम है कि दूसरे के और आपको रिजेंटमेंट है, यानी कि दूसरे ने किसी ने कुछ किया उसकी वजह से आप उन पे नाराज़ हो, लेकिन आपने उनको बताया नहीं है, लेकिन आपके अंदर ही घुट रहे हो उसको लेकर। तो ये तीसरी प्रॉब्लम है। ये बहुत सारे व्यक्तियों को होती है ये तीनों प्रॉब्लम। तो इनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। चलिए पहली बात करता हूँ मैं वो डार्क क्लाउड ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड एप्रीहेंशन के बारे में। ये जो है इसे हम डार्क क्लाउड कहते हैं, यानी कि काला बादल जिसमें बिजलियाँ कड़क रही है और उसकी वजह से डर लग रहा है। तो वो क्या होता है कि जब आप रोज़मर्रा का काम करते हो, समझ लीजिए आप ऑफिस में काम करते हो और आपकी फैमिली है, तो आपको बहुत लोग बहुत कुछ पूछेंगे, क्योंकि इंसान उसकी ज़िंदगी में कई रोल्स करता है। एक ही साथ वो या तो भाई होता है और साथ ही साथ वो ऑफिस में बॉस होता है, और उसका भी कोई बॉस होता है तो वहाँ पर वो उसका सबॉर्डिनेट हो जाता है, और उसके कलीग्स रहते हैं, दोस्त रहते हैं, फिर उसकी बहन रहती है, उसके माँ बाप रहते हैं। तो एक इंसान का अलग अलग रोल होता है और अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रिश्ता और जिम्मेदारी रहती है। और दिन में और साल में हर एक व्यक्ति उसके पास से बहुत कुछ चीज़ें मांगता है और वो उन्हें कहता है कि कर दूंगा या अभी करूँगा या तभी करूँगा। तो वो सब चीज़ें जो है वो इकट्ठे हो जाती हैं और एक वक्त के बाद वो इंसान को याद नहीं रहता है उसने किसको क्या प्रॉमिस किया था, लेकिन उसे ये तो ज़रूर पता है कि उसे बहुत लोगों को बहुत कुछ चीज़ें देना है और उसने अभी तक उतना काम नहीं किया है। तो कभी भी किसी भी वक्त कोई भी आके कुछ पूछ सकता है और शायद वो काम नहीं हुआ होगा। तो इसकी वजह से क्या है कि वो हमेशा व्यक्ति परेशान रहता है। उसे पता है कि बहुत कुछ करना है, लेकिन ये पता नहीं कि क्या करना है। तो इसके लिए भी एक समाधान है, उसके बारे में मैं बताऊंगा वीडियो के सेकंड पार्ट में। अभी सेकंड प्रॉब्लम ये है कि वरिंग जो करते हैं हम हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज़ों के। आप समझ लीजिए कि आपके दोस्त ने आपका गाड़ी मांगा, उसने कहा कि भाई मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मुझे तुम्हारी गाड़ी एक दिन के लिए दे दो, मुझे नासिक जाना है, कुछ काम करना है और वापस आके तुमको गाड़ी दे दूंगा, पेट्रोल पूरा भर दूंगा, संभाल के ले जाऊंगा, संभाल के ले आऊँगा। और आपने उसको चाबी दे दी, लेकिन जब वो चाबी गाड़ी में डालकर वो गाड़ी लेके निकलता है, जब गाड़ी आपकी नज़रों से निकल जाती है तो फिर आप फिक्र करने लग जाते हो, और शायद ये गाड़ी में खरोच पड़ जाएगी या स्क्रैच पड़ जाएगी या टायर का रिम ख़राब हो जाएगा या ये कहीं गाड़ी में ठोक देगा या इसको जहाँ पार्क करेगा वहाँ पर कोई डैमेज हो जाएगी। ये सब आपके दिमाग में चल रही है। ये गलत बात है, क्योंकि एक बार आपने चाबी दे दी उसको तो उसके बाद आपका कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। अभी जो कुछ होने वाला है वो होने वाला है, आपके उसके बारे में सोचने की वजह से कुछ चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन उस चीज़ की वजह से क्या होता है कि आपके जो अड़ोस पड़ोस में लोग हैं वो ये महसूस करेंगे आप चिड़चिड़े हो, क्योंकि आपके दिमाग में वही चल रहा है, अरे गाड़ी उसने कहाँ रखी होगी, क्या वो पहुंच गया नासिक ठीक से, उसने ठीक से पार्क की है कि नहीं, न जाने कहाँ पार्क किया होगा, कोई उसमें बच्चा आके उसमें खरोच लगा देगा या उसका पेंट घिस देगा।
ये सब आपके दिमाग में चल रही है और आपको कोई आके कुछ बोलता है तो आपका ध्यान उन पे नहीं है, तो उनको या तो लगेगा कि आपका जो मिजाज है वो ख़राब है, या उनको इंसल्ट लगेगा। तो ये सब चीज़ की वजह से जो है ना, ये जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। जो आपके कंट्रोल में है उसके बारे में कुछ कीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आप इतना फ़िक्र करने वाले हो तो आप उसको बता देना कि अगर मैं तुम्हारे को गाड़ी की चाबी दूंगा तो तुम वापस ले आओगे, तभी तक मुझे बहुत फ़िक्र होगी और मैं फ़िक्र नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको गाड़ी नहीं दूंगा। बता सकते हो। अगर आप बता नहीं सकते हो तो फिर आप फ़िक्र नहीं करना, एक बार गाड़ी लेके जाए वापस ले आएंगे तो तभी अगर उसमें कोई डैमेज हुआ होगा तो उसको बोलना कि ये डैमेज को ठीक करा दो। सीधी सी बात है। दूसरा इसमें उदाहरण आपको देता हूँ, जो कि लोग को HIV है, डायबिटीज़ है। देखिए, आप जब ART लेते हैं तो ART जो है वो CD4 टी सेल को सुरक्षित रखता है। आप कुछ सोचो या न सोचो HIV के बारे में, आर्ट तो अपना काम करने वाला है। आप शेयर ट्रैक में आके मेरी HIV के बारे में की वीडियो देखो या न देखो, आप HIV थेरेपी पाइपलाइन में है कि नहीं ये सब सोचो या ना सोचो, वैज्ञानिक तो काम करने वाले हैं। 2027 में जब स्टेरलाइजिंग क्योर या फंक्शनल क्योर आना होगा वो आ जाएगा, लेकिन आप उसके बारे में फ़िक्र करने की वजह से कुछ बदलने वाला नहीं। अगर आप HIV के बारे में फ़िक्र करोगे तो उसके वजह से आपके CD4 टी सेल कई सुपर CD4 टी सेल नहीं बन जाते। ART लेते रहिएगा, ART आपका CD4 को बचाएगा। आपका फोकस जो है आपको बाकी की चीज़ों में लगानी है। तो ये एक एग्जाम्पल है हेल्थ को लेकर कि हम उस चीज़ों के बारे में फ़िक्र करते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई काबू नहीं है। इसकी वजह से वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। जब आप वो HIV के बारे में फ़िक्र करते रहते हो, आपका भाई या बहन या माँ या बाप वो आपके साथ बात कर रहे हैं या आपके साथ फेस्टिवल में गए हैं या फंक्शन में गए हैं, वहाँ तो आप खोए खोए नज़र आओगे, किसी के साथ वार्तालाप नहीं होगी और आपका सोशल लाइफ पूरा ख़राब हो जाएगा। ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए दोस्तों के साथ सब। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है कि किसी ने कुछ आपको कह दिया तो वो आपके उसको लेकर आप खुड़ रहे हैं, वो गलत बात है। अगर किसी ने कुछ कह दिया आपको या किसी ने कुछ गलत किया जिसकी वजह से आपको ठेस पहुंची हो, तो आप उन्हें बता दीजिए कि भाई आपने ऐसा किया, ये मुझे तकलीफ़ हो रही है, आगे मत करना। लेकिन अगर आप वो नहीं कहोगे और आप उसको लेके कुढ़ते रहोगे, और अगर ये व्यक्ति आपके हर रोज़ आपके साथ काम करता है या हर रोज़ उसके साथ आपका कुछ लेना देना है, तो आपका जो बर्ताव है उनके साथ वो पैसिव एग्रेसिव कहलाता है। उसकी वजह से वो आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी। और जब आप इस चीज़ के बारे में कुढ़ते रहते हो, आपके दिमाग में यही चलते रहता है, जब उसने वो कहा था तो मैंने शायद ये कहना चाहिए था। बार बार आप वही आपके दिमाग में चला रहे हो और उसकी वजह से आपका काम पे ध्यान नहीं रहता है। आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, वो लोग महसूस करते हैं कि आप कहीं खोए हो और आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है, आपको उन पे इंटरेस्ट नहीं है। तो उसकी वजह से आपका सोशल लाइफ जो है उस पे असर पड़ता है, आपके रिलेशनशिप्स पे असर पड़ता है। इसलिए रिजेंटमेंट को आप नहीं रखना, कोई ऐसे बुरा एक्सपीरियंस को लेकर कुढ़ते नहीं रहना। लोगों को बता देना कि भाई ये हमें परेशानी हो रही है। जब तक आप नहीं बताओगे, सामने वाला समझ नहीं सकता है, जान नहीं सकता है कि उसकी कोई हरकतें आपको तकलीफ़ दे रही है। एक बार उसे पता चल जाए तो वो अपनी हरकतें बंद कर देगा और आप आराम कर सकते हो। तो अभी ये जो 3 समस्याएं हैं, इसको हैंडल करने के लिए एक टूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक सफलतापूर्वक ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम डिसऑर्गेनाइज होते हैं तो हमारा जो कामकाज रहते हैं उसको ढीला ढाला छोड़ देते हैं, और किसी को हमने कुछ कह दिया, वादा कर दिया, तो उसको भी ढीला ढाला छोड़ देते हैं। ये सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाता है और वो एक डार्क क्लाउड की तरह बन जाता है और आपके सर पे मंडराता है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको खुद को ऑर्गेनाइज करके रख लेना है। ऑर्गेनाइज करके रखने का मतलब क्या है? देखिए, पहली बात यह है कि जब आप सुबह उठोगे तो आपका पहला टास्क आपके लिस्ट में यही होना चाहिए कि मुझे मेरा बेड बनाना है। जब आप बेड बना लेते हो तो पहला टास्क आपका कंप्लीट हो जाता है
और आप देखिए कि बेड कितना अच्छा बना दिया है, रूम कितना क्लीन लगता है, तो आप सफलतापूर्वक दिन शुरू करते हो। छोटी छोटी चीज़ें जो है, अच्छी चीज़ें, वो एक के ऊपर एक आपको स्ट्रांग बनाती है। और दिन में जब आप दाँत घस रहे हो, आप सोच लेना आज के लिए मुझे क्या करना है। अगर ये दिन सफलतापूर्वक होगी मेरे लिए, तो रात को मैं बेड में जब जाऊंगा, तब मुझे आज के दिन में क्या कर लेना चाहिए था। तो वो चीज़ों का आप लिस्ट बनाइए, ताकि आपको पता चले कि आज का दिन सफलतापूर्वक होने के लिए मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। और वो चीज़ें जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो रीज़नेबल हो। ऐसा नहीं है कि आज मैं चांद की सैर करके आने वाला हूँ, तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो रीज़नेबल चीज़ें करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज की बात करते हो, तो आप तुरंत नहीं लिख सकते आज मैं 100 किलो उठाने वाला हूँ। आप शुरू कीजिए 5 किलो से, फिर 10, 15, 20, उसको हम कहते हैं रियलिस्टिक गोल। तो रियलिस्टिक टास्क लगाना पर्सनल के लिए। और हर एक व्यक्ति जो रहता है, वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, या किसी की बहन है, और वो ऑफिस में काम करते हैं, वो किसी के बॉस है, किसी के कलीग है, और किसी के सबॉर्डिनेट है, उनका भी कोई बॉस है, और वो कहीं पर कस्टमर है तो कहीं पर सप्लायर है। तो हर रोल में इंसान को पूरे दिन में अलग अलग लोगों से अलग अलग मांगें आती है, और उनको अलग अलग कमिटमेंट देते हैं। वो सब चीज़ें नोट कर लेना कि आपने किसको क्या कमिटमेंट दिया। आप जो नहीं कर सकते हो उनको बोल देना कि मेरे से नहीं होगा, आज नहीं कर पाऊँगा, शायद कल मैं देखूँगा। तो उस तरह से आप एक लिस्ट बना लोगे, तो दिन में आपको सिर्फ यही करना है। जब आपको फ्री टाइम मिलेगा, तुरंत लिस्ट को देखिए, उसमें से जो जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। और इस तरह से ये होगा कि आपके सर के ऊपर डार्क क्लाउड जमा नहीं होगा कमिटमेंट्स का। और आपका जो दिन के अंत में जब आप बेड में जाओगे, तब आप लिस्ट को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, अरे आज हमने अच्छा काम किया है। ये 3-4 आइटम रह गई है, लेकिन ये मैं कल कर लूँगा, तो कल के लिस्ट में वो डाल दीजिएगा। तो इस तरह से कोई चीज़ आप भूल नहीं जाओगे, और आपका जो भी कमिटमेंट है वो आपको याद रहेगा, आपके लिस्ट में हमेशा होगा। जब जब मौका मिलता है वो कर लेना, नहीं तो किसी और को दे देना कि भाई आप ये काम करके दे दो, मुझसे नहीं हो रहा है। तो उस तरह से आपका लिस्ट हमेशा खाली रहेगा, तो आपका दिमाग भी फ्री रहेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप ऑफिस में रहते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट में टू डू लिस्ट आती है, या प्रोजेक्ट प्लान कर लीजिए, या एक्सेल स्प्रेडशीट में डाल लीजिए, नहीं तो सिर्फ एक कागज़ में लिख लीजिए, ये भी काफ़ी हो जाएगा। और इसकी वजह से आपको काफ़ी राहत होगी, आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि आपके पास भले लिस्ट हो जाए चीज़ें करने की, इंग्लिश में इसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि आपको पता है काम करना है, लेकिन आपको उठ के काम करने का मन नहीं कर रहा है। आप यूट्यूब देख रहे हो, आप ट्विटर देख रहे हो, आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, आपको पता है कि आपको ये काम करना है, लेकिन आपको जगह से उठने का मन नहीं कर रहा है। एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देख लिया, लेकिन काम शुरू नहीं किया। ये जो है, इसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। पहले काम ख़त्म कीजिए, फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट। तो उस तरह से रखोगे तो आपका डार्क क्लाउड बनेगा ही नहीं। तो ये मेरा पहला टेक्निक आपके लिए है। दूसरा टेक्निक है, ये बहुत हम इंडिया में इसे योगा कहते हैं, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इसको बीइंग प्रेजेंट कहते हैं। इसमें यह है कि आप एक जगह पर, जहाँ पर आवाज़ वगैरह नहीं, वहाँ शांति से बैठिए, आँख बंद कर लीजिए, और सांस लीजिए। और जब सांस आपके नाक के अंदर जाता है, वो हवा को महसूस कीजिए, और उसको पूरी तरह से ट्रेस कीजिए, और जैसे वो बाहर आता है। और ऐसा आप ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। थोड़ी ही देर में आपके जो ख्याल है वो आपको घसीट के ले जाएंगे कोई और चीज़ के बारे में सोचने को। और जब वो होता है, तो आप अपने मन में बोल लेना, हाँ मुझे याद है, मैं ब्रीदिंग में फोकस करना भूल गया, मेरे ख्याल मुझे कहीं खींच के गए। तो ये जब घटना घटती है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप सांस पे फोकस कर रहे थे, तो फोकस के ऊपर आपका कंट्रोल था, और जब आपके ख्याल आपके फोकस को खींच के उनकी तरफ ले गई, तो आपके ख्याल जो है वो आपके फोकस के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, और आप दोबारा आपके फोकस को घसीट के सांसों पे कंट्रोल कर रहे हो। ये जो एक्सरसाइज है, इसमें आपको पहले दिन शायद आप 5 या 10 सेकंड ब्रीदिंग में फोकस कर पाओगे, और आपके ख्याल आपको कहीं खींच जाएंगे। जितना आप ख्याल को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, ख्याल जंगली घोड़े की तरह उतनी ही तेज़ी से दौड़ने लगेगा, और एक ख्याल के 10 बनेंगे, 10 के 12 बनेंगे, 12 के 25 बनेंगे। जितना दबाव उतना बढ़ेगा। लेकिन आपको सिर्फ ये कहना है कि मैं जानता हूँ ख्याल ने मेरे फोकस को खींच लिया है, मैं मेरा फोकस को खींच के ले आता हूँ, मेरे सांसों पे फोकस करता हूँ,
और वापस ख्याल आपके फोकस को खींच के ले जाएगा। इसमें आपका फ़ायदा ये है, इसको किस तरह से यूज़ करना है कि आपको ये सोचना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है कि ये फ़ोकस क्या चीज़ है। कैसे आप उस फ़ोकस को खींच के आपके साँस के ऊपर डालते हो और कैसे आपके ख्याल उसको आपके कंट्रोल से खींच के ले जाता है। अगर आप एक बार ये समझ ले जाएंगे तो फिर आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि एचआईवी जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ एआरटी ले सकते हो और जब भी आपका ख्याल जो है एचआईवी के ऊपर जाएगा आप उसको वापस ले आके ब्रीदिंग पे डाल सकते हैं। और आगे चलकर जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे कि फ़ोकस को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप हमेशा आपका फ़ोकस जो है काम पे अच्छी तरह से डाल सकते हो और जब काम से फोकस कहीं भटक जाएगा तो आप उसको खींच के वापस ला सकते हो और काम पे डाल सकते हो और इस तरह से आप जो भी काम करोगे वो बहुत बढ़िया काम होगा और जल्दी से जल्दी ख़त्म होगा काम और आपका लेज़र फोकस रहेगा काम के ऊपर और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है काफ़ी बढ़ जाएगी और आपका जो टू डू लिस्ट रहता है उसमें सब काम फटाफट 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 नॉकआउट होते जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही कठिन है। बहुत लोगों को किसी और को बुरी खबर देना अच्छा नहीं लगता। अगर समझ लीजिए आपको किसी ने कुछ कठोर कह दिया, कठोर बात कह दी, तो आप तुरंत उनको बोलना चाहिए आपने कि भाई आप जो बोलते हो उससे मुझे ठेस पहुंच रही है, ये आप आपकी बात वापस ले लीजिए, ऐसा बर्ताव मुझे पसंद नहीं है। लेकिन लोग ये नहीं कहते, वो चुप रह जाते हैं और बाद में उसी सीन को दिमाग में चलाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर जब उसने वो कहा था तो मैं ये कहना चाहिए था, अगर उसने वो कहा था तो मैं ऐसा करता, मैं उसको ऐसा कर देता, मैं उसको वैसा कर देता। यही सीन दिमाग में चलते रहता है। इसको कहते हैं कुड़ना, कि कुड़ते रहते हैं लोग किसी चीज़ को लेकर। ये करना बहुत ही ख़राब है क्योंकि आपके जो आजू बाजू के रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाते हैं, आपका काम पे ध्यान नहीं रहता है, आपका फोकस जो रहते हैं ये घटना जो रहती है उस आपको फोकस को खींच के उसके ऊपर केंद्रित कर देते हैं, जैसे कि स्पॉटलाइट लगाया हुआ हो और पूरा ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ें धुंधली हो जाती है और वो समस्या जो है उसके ऊपर अभी फोकस पड़ गई है और वहाँ पर आपका ध्यान रहता है और उसके वजह से बाकी सारी चीज़ों में आपका ध्यान नहीं है और बाकी सारी चीज़ें अनकही रह जाती है, अनसुनी रह जाती है। आपके फ्रेंड्स लोग सोचते हैं कि आप कहीं दूर ख्यालों में खोए हुए हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप डिप्रेस्ड हो या जो भी हो। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को बोल दीजिए, तुरंत आप उनको बता दीजिए कि भाई आप ऐसा कर रहे हो मुझे, और एकदम पोलाइटली बोलना, उनको बता देना कि भाई आपने ऐसा मुझे कहा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आप पहले सोच लीजिए कि आप ठीक हो, उसके बाद आप उनको कह सकते हो कि आपने जो मुझे शब्द कहे ये अच्छे नहीं है और मुझे पसंद नहीं है और इसकी वजह से मुझे ठेस पहुंचती है। आप ये शब्द वापस ले लीजिए और मुझसे इस तरह का बर्ताव आगे चलकर नहीं करें तो अच्छा होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग ये नहीं कर पाते। यहाँ पर भी दोबारा फोकस, जो एक्सरसाइज आप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करते हो वो काम आता है। जब भी ये जो घटना है फोकस को खींच के ले जाती है खुद के ऊपर, तब आप उस फोकस को खींच के ब्रीदिंग पे ले आइएगा और आपका ब्रीदिंग पे फोकस आ जाएगा। आप उस फोकस को ले जाके काम पे ले जाइए। तो आपको फोकस पे कंट्रोल करना है और ये फोकस पे कंट्रोल करना जो है वो आसान बात नहीं है। हम कहते हैं कि आप टीवी का रिमोट ले आइए, तो आप जानते हो टीवी का रिमोट कैसे दिखता है, आपको पता है उसे कैसे उठाना है और कैसे ले आना है और कहाँ ले आना है, कहाँ रखना है। लेकिन जब मैं आपको कहूँगा कि आपका फोकस जो है वो प्रॉब्लम से निकाल कर ब्रीदिंग पे ले आइए, तो आपको एक चीज़ है कि फोकस क्या चीज़ है मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता, वो कैसे दिखता है वो मैं बता नहीं सकता। आपको ये महसूस करना चाहिए कि फ़ोकस क्या है और उसको ब्रीदिंग पे कैसे डालना है और उसको दूसरी जगह से खींच के वापस ब्रीदिंग में कैसे ले आना है। और आपको जैसे आप इसका प्रैक्टिस करते जाओगे, आप एक्सपर्ट बन जाओगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी और बहुत अच्छी हो सकती है। आपको हर अवस्था में पीस ऑफ माइंड मिल सकती है क्योंकि आपके पास ये टूल्स हैं इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। एक उदाहरण देता हूँ। समझ लीजिए आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपका एक दोस्त हमेशा यही कहता है कि भाई मेरा बटुआ मैं भूल गया, और अगर 100 रुपये का बिल आया, 4 लोग हैं, तो वो हमेशा 10 रुपया या 15 रुपया देता है या कुछ इस तरह से होती है, या टिप में वो पैसा नहीं डालता। तो उसको आपको कहना चाहिए कि भाई ऐसा करोगे तो ये अच्छा नहीं है, ये तीसरी बार हुआ है ऐसे, ये नहीं चलेगा, आपको लेके आना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कहोगे और मन ही मन में कुढ़ते रहोगे तो आपका उसके साथ का रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा
और उसे ये भी पता नहीं, वो सोचता होगा कि देखो मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भुलक्कड़ हूँ, मेरा बटुआ भूल गया तो भी ये लोग पैसा भर देते हैं। उसको आप बता दोगे तो उसको पता चलेगा कि लोग ध्यान रखते हैं और मुझे मेरी जिम्मेदारी करनी चाहिए। तो इस तरह से आपका दोस्ती भी बच जाएगी और आपका दोस्त भी इम्प्रूव हो जाएगा और आपको मज़े लेने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था मेरे मेरे मन में से 3 प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस। तो होपफुली ये सब आपको काम आएगा, और आप जब भी HIV के बारे में आप सोचते हो, आप ध्यान रखना कि इट्स अ प्रॉब्लम दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। ये प्रॉब्लम को आप सुलझा नहीं सकते हो। आप जो कर सकते हो ऑलरेडी कर रहे हो, ART ले रहे हो, टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप करा रहे हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। HIV का जब ट्रीटमेंट आएगा 2027 तभी देखा जाएगा। तब तक के लिए आप जो है आपका एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। आप अगर नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन के लिए मेहनत कीजिए, एक्स्ट्रा कोर्सेज कीजिए, और अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो आप बेटर परफॉर्मेंस के लिए काम कीजिए। तो ये सब करना, और हमेशा आपके चारों तरफ सपोर्टिव फ्रेंड्स रखना, जो सकारात्मक फ्रेंड्स हो, जो आपको खुश करते हो और जो आपको प्रेरणा देते हो। नकारात्मक दोस्तों को आपकी ज़िंदगी से निकाल देना। 2024 में सक्सेसफुल रहना, ये मेरे आप लोग के लिए शुभकामनाएं हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं शेयर ट्रैक फैमिली के, उनको हैप्पी न्यू ईयर, और आपका 2024 बहुत अच्छा चले। और हमारे जो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं उन सबको भी मेरी तरफ से 2024 के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।